नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, पिछले कुछ वक्त से शेयर बाजार में एक शेयर है जो भारी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि विगत एक साल में ही ये शेयर जो है अपने पीक से, अपने हाई से 91% तक टूट चुका है। आज भी शेयर की अगर बात की जाए तो वो उसमें 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब आप अगर समझ गए होंगे, बाखबर होंगे बिजनेस की खबरों से, तो आपको पता चल गया होगा हम बात कर रहे हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर्स की। बहुत प्रवीण सर से बात होती थी तो कहते थे कि बड़ा लोकप्रिय एक वक्त में ये शेयर हुआ करता था विशाल, 2500 के आसपास इसका हाई भी हुआ करता था सर, 2527 रुपए, और अब देखिए 116 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अब इसमें क्या जो घोटाला है उस पर तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन कल एक और खबर आई कि जेंसॉल घोटाले के जो तार हैं, अब वो कौन से शार्क टैंक इंडिया के जज रह चुके हैं अश्नीर ग्रोवर साहब, उन तक जो है तार जुड़ता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा था कि थर्ड यूनिकॉर्न में जो पैसा है, जेंसॉल वाला जो घोटाले वाला पैसा, उसको भी डाइवर्ट किया जा चुका है। अब इस पर सुबह, आज तड़के सुबह है कि नहीं प्रवीण सर, आज तड़के सुबह अश्नीर ग्रोवर साहब का भी एक ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई अरे मैं तो खुद पीड़ित हूं यार, जेंसॉल में गड़बड़ी के तार जोड़ने पर। जैसी अश्नीर ग्रोवर साहब की जो खबरें गई सर, तो अश्नीर ग्रोवर साहब एकदम फूल के लाल हो गए सर। उन्होंने बकायदा लंबा चौड़ा लेख लिख दिया कि भाई पत्रकारों को कुछ नहीं आता है, ये फलाना ढिमकाना। चलिए, तो इन सभी सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमेशा से चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू। सबसे पहले जेंसॉल वाले मामले पर हम लोगों ने सबसे पहले लाइव स्टार्ट किया था, बने हुए भी थे सर, सारी गड़बड़ियों को समझ पाए हम लोग। जग्गी ब्रदर्स का जो मामला था, अब ये नया मामला सर अश्नीर ग्रोवर वाला क्या आ गया है? नहीं, देखिए, जैसे जैसे तहें खुल रही हैं, सेबी के जो इंटरिम ऑर्डर है उसको जैसे जैसे उसको डिकोड किया जा रहा, पढ़ा जा रहा है जी, उसमें ये निकल कर आया है कि जो जेंसॉल इंजीनियरिंग ने जो पैसा कर्ज लिया आपका इरेडा से और पीएफसी से 978 करोड़ रुपए का, उसमें से 200 करोड़ रुपए का डाइवर्जन का मामला था। वो डाइवर्ट किए गए पैसे वो निजी कामों में इस्तेमाल किए गए। उसमें जो प्रमोटर हैं अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी, उन्होंने डीएलएफ के द कैमेलियास में आलीशान एक 43 करोड़ का, 43 करोड़ का घर खरीदा, 26 लाख रुपए की गोल्फ किट खरीदी गोल्फ खेलने के लिए, और इस तरह के पर्सनल एक्सपेंसेस पे पैसा खर्च किया, जिसको सेबी ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पे बताया। इसी में नाम अब निकल के आया है अश्नीर ग्रोवर का, जिनका एक वेंचर, एक नया स्टार्टअप जो उन्होंने शुरू किया है, उसमें इनका इन्वेस्टमेंट था। और वो ये पैसा था जो 200 करोड़ रुपए का जो फंड डाइवर्जन हुआ, उसमें से ही 50 लाख रुपए यहाँ पर माफ कीजिए लगाए गए। ओके। इसको लेके सेबी ने बताया कि ये एक व्यापक पैटर्न, जो जिस तरह से फंड्स को इधर से कंपनियों से उठा के रूट किया गया और फिर लगाया गया, उसका एक हिस्सा था, जिसमें अश्नीर की कंपनी में भी इस पैसे को लगाया गया। इसका जवाब अश्नीर, जब ये खबर आई तो अश्नीर ग्रोवर ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट होना, ये सब तो आम चीजें हैं, आप उस सबको चीजों से वाकिफ अगर नहीं है तो मैं कैमेलियाज में ही आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है कि ये जो पूरा पैसा जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक तरह से उन्होंने अपना बचाव करने की इस पूरे मामले में कोशिश की है। और जो दूसरी बात जो आपने भी कही, उन्होंने तो ये कहा है कि मैं तो इस पूरे जो जेंसॉल वाला मामला है या ब्लू स्मार्ट वाला मामला है, इसमें विक्टिम एक तरह से हूं। नहीं, ये कह रहे हैं कि सर ब्लू स्मार्ट में मेरा 1.5 करोड़ लगा हुआ है, मैट्रिक्स में 0.25 करोड़ यानी 25 लाख रुपए लगा हुआ है, निवेश लगा हुआ है। ये वाला मामला क्या है सर? हाँ, यही उन्होंने चीज बताई है कि मैंने तो खुद इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। ब्लू स्मार्ट में 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और मैट्रिक्स में जो दूसरी कंपनी, ये भी जग्गी का शुरू की गई कंपनी है, उसमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि ब्लू स्मार्ट जो कैब हेलिंग कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाती है, उबर और ओला जैसी सर्विसेज देती है, उसका चलना, उसका ऑपरेशनल बना रहना बहुत जरूरी है, ताकि उनका पैसा भी बचा रहे। और जो एक ऑल्टरनेटिव मिला है
लोगों को कैब के लिए, उसमें भी लोगों को सहूलियतें बनी रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद इस पूरे सागा से, इस पूरे प्रकरण से खुद एक पीड़ित हूँ। जी, लेकिन उसके कनेक्शन पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है सर। जिस तरह से अश्नीर ग्रोवर साहब का जो कनेक्शन की बात की जा रही है जग्गी साहब के साथ, वो उस पर भी अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो बता सकते हैं आप। वो किताब का जो लोकार्पण था सर, दोगलापन इनका जो एक किताब था उसके लॉन्च को लेकर उन्होंने लिखा था कि एक कॉपी भी उनको भेंट की थी जग्गी साहब को 2003 की शुरुआत में, और अपने हाथ से लिखा हुआ नोट है सर वो, टू अनमोल जग्गी और आई गेट अलॉन्ग मैं सरदार जी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से घुल मिल गया हूँ, इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ सर। और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि जसपाल भंडारा के साथ पीएमसी बैंक बचाया, तेरा साथ ओला प्लस उबर को बीट करना है। मतलब आपके साथ जो मेरा कोलैबोरेशन है उससे हम लोग उस चीज़ को बीट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि थिंक एंड डू बिग, यानी बड़ा सोचो और बड़ा करो। तो ये जिस तरह का जो हम कनेक्शन निकाल पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें हटी हुई हैं, कुछ न चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई भी हैं सर। नहीं, जुड़ी हुई है। देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर हम इस चीज़ को, पूरे मामले को अगर हम एक अनबायस्ड वे में देखें, तो किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है। ठीक है। एज अ स्टार्टअप ओनर या स्टार्टअप फाउंडर, अगर मान लीजिए जग्गी ने इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, अश्नीर ग्रोवर के स्टार्टअप में, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। गलती या जो सेबी का आरोप है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो पैसा किसी और काम के लिए मिला था, उस पैसे को किसी और काम में लगाना ये गलत है। जब पीएफसी और इरेडा से पैसा मिला था 978 करोड़ रुपए आपको गाड़ियां खरीदने के लिए, ईवीज खरीदने के लिए, उनको ईवीज को आपको ब्लू स्मार्ट को लीज पे देना था। 6400 या 6700 के आसपास ईवीज खरीदनी थी, गाड़ियां खरीदनी थी, 6400 खरीदने थे, 4700 के आसपास गाड़ियां खरीदी गई, 4704 जो है गाड़ियां खरीदी गई सर। देखिए पूरे मामला मैं समझा देता हूं सर कि ईवी खरीद को लेकर जो जांच में सामने आया प्रवीण सर, कि जनसॉल इंजीनियरिंग ने 977.75 करोड़ का टर्म लोन लिया था। किससे लिया? पीएफसी से लिया और इरेडा से लिया। इसमें से 663.89 करोड़ से कितनी गाड़ियां खरीदी इन्होंने? 6400 इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदा जाना था, ये बातें आ रही थी। लेकिन खरीदा इन्होंने कितना? सिर्फ 4704 गाड़ियां ही खरीदी, जिसकी कीमत थी सिर्फ 568 करोड़ बताई जा रही है। ऐसे में 262.13 करोड़ की जो राशि है उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। जैसा कि सर ने बता दिया कि कहाँ इन पैसों का इस्तेमाल हुआ, तो भाई अपनी लग्जरी सामानों को खरीदने के लिए, रियल एस्टेट की खरीदारी करने के लिए, जिसमें डीएलएफ कैमिलियाज वाला सामने आ रहा है बात। और उसके बाद देखिए कि तमाम तरह की चीज़ों में, ऐशो आराम में चीज़ों में वो खर्च होता हुआ दिखा। एक और फर्जी ऑर्डर वाला भी खेल है सर, वो भी पकड़ा गया है। जनसॉल इंजीनियरिंग ने दावा भी किया था सर कि उसे 30,000 ईवीज के ऑर्डर मिले, लेकिन जांच में पता चला कि ये सिर्फ ऐसी कोई बात है नहीं। इन्होंने अपनी कीमत और डिलीवरी जैसी जरूरी बातें ही नहीं बताई। एक साइट विजिट के दौरान ये भी जांच में पता चला कि उस फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्टिविटी ही नहीं है सर। किस तरह का झोल, 2500 का शेयर 100 रुपये के पास आ जाता है और पीक से, उसके बावजूद सेबी जो है, जो हमारा मार्केट रेगुलेटर, वो अब कहता है कि पैसा लगाने से पहले जांच परख सब कर लीजिए, क्यों ही पैसा लगाते हैं। और एफएनओज वाला तो उनका स्टडी है ही सर कि 10 में से 93। बिल्कुल। देखिए, जब मार्च में सबसे आखिर में आके जब इकरा और केयर रेटिंग ने इनको डाउनग्रेड किया जेनसोल को, और ये कहा कि ये शायद जो कर्ज लिया है इसको चुकाने की हैसियत में नहीं है कंपनी, उसके बाद से एक तरह से सेबी या बाकी जो पूरा मामला है, इन्वेस्टर्स शेयरों में मैनिपुलेशन की और इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे थे। तो वो चीजें पहले से चली आई। हो सकता है बहुत पहले अगर सेबी इन चीजों को फ्लैग करता, तो शायद ये 90 लाख, कल हम लोगों ने R&D किया, रिसर्च किया, तो आपने क्या डेटा पाया सर? 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है जो उन्होंने, मान लीजिए टॉप के लेवल पर फंसे हुए हैं। कल हमारे वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन आया उसमें लोग लिख रहे हैं 87% लॉस है। नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि ब्लू स्मार्ट ने चूंकि अब ऑपरेशंस बंद कर दिए, लोगों को नोटिफिकेशन जा रहे हैं, जो बुक करना चाह रहे हैं कैब, वो बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात से निराश हैं, दुखी हैं कि एक अच्छी कंपनी जो एक क्लीन एनर्जी पे कैब सर्विसेज प्रोवाइड करा रही थी, थोड़ी सी उसकी प्राइसिंग भी कम थे ओला और उबर के मुकाबले, उसका बंद होना भी कई लोगों के लिए, मतलब मैं कहूं कि बड़े तबके के लिए एक झटका भी है। लोग चाहते हैं कि वो कंपनी कारोबार करे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को
बंद करना पड़ सकता है। क्राइसिस इस तरह की है। इसमें खबर ये भी आ रही है कि मल्टी एजेंसी प्रोब एक जेंसोल के खिलाफ शुरू हो सकती है, जिसमें कई और सेबी के अलावा ईडी जैसी कई और एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। तो अब जग्गीश की जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ से नजर आ रही हैं। और जब मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आती विशाल, वो ये है कि जब आपका कारोबार ठीक चल रहा है, जब आपको अच्छी फंडिंग मिल रही है, अगर आपको 900,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जा रही है, जिस काम के लिए फंडिंग दी जा रही है, आप उस बिजनेस को खड़ा क्यों नहीं करते? आप बाकी इधर उधर कैमेलियाज में घर लेना ज्यादा बड़ा है या उस बिजनेस को खड़ा करना जिसके बाद आपको ही उसके फ्रूट्स मिलेंगे, क्योंकि आप उसके को फाउंडर है। तो मुझे इंडियन जो फाउंडर्स है उनका कई बार ऐसी जब घटनाएं आप ये भी बता रहे थे सर कि तमाम जितने भी जो भारत के स्टार्टअप ओनर हैं, एक और सिंह ब्रदर्स की कहानी भी अब उसके साथ ही साथ निकल के सामने आई है, जो मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह की, जिनको जेल जाना पड़ा, रैनबैक्सी का मसला हुआ, उसमें आर्बिट्रेशन में चीजें सिंगापुर कोर्ट गई। दाइची सेंक्यो ने रैनबैक्सी को खरीदा था 2009-10 की शायद बात होगी। तो ये और अकेला यही मसला नहीं है, मलविंदर शिविंदर सिंह वाला ही मसला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आपको दिख जाएंगे। सत्यम जो आपका इन्फोटेक जो थी कंपनी, आईटी कंपनी, उसमें रामलिंगा राजू जो थे, वहां से एक तरह से चीजें समझ में आती हैं, पकड़ में आती हैं कि कैसे वो हुआ। फिर आप चाहे सहारा देख लीजिए, चाहे आप मेहुल चोकसी का केस देख लीजिए, विजय माल्या का केस देख लीजिए, या आप स्टार्टअप में बायजूस को देख लीजिए, या अब ताजा तरीन मामला जेंसोल का है। बायजूस थैंकफुली लिस्टेड नहीं थी, इसलिए उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स उसमें ज्यादा फंस गए। अमेरिका के जिन लोगों ने पैसा लगाया वो इन्वेस्टर्स उसमें ज्यादा फंसे हुए। लेकिन नहीं, इससे सारी बातों से तो यही पता चलता है ना कि आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो पिक्चर है, द बिगर पिक्चर जिसको हम बात कर रहे हैं, उसको आप टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा ले रहे, उसको अच्छे से चला नहीं पाना और सिर्फ सुख संपत्ति की चीजें भोगने के लिए। जितने ड्राइवर हैं जो ब्लू स्मार्ट की कैब्स चला रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? पूरी की पूरी ब्लू स्मार्ट का जो कारोबार है, कंपनी है, वो उसके साथ और भी केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल ड्राइवर है और ब्लू स्मार्ट की कैब्स हैं, उसके बैकएंड में बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो कई तरीके की सर्विस दे रहे होंगे, बैकएंड से आईटी की सर्विस दे रहे होंगे, दूसरी सर्विसेज दे रहे होंगे। वो सारा का सारा एक बड़े पैमाने पे लोगों की नौकरियां जाने का खतरा पैदा होगा। बड़ी संख्या में जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था ड्राइवर के तौर पर, उनका क्या होगा? तो एक क्राइसिस जो बिना वजह शुरू की गई, जिसका अंत बुरा होता हुआ नजर आ रहा है, वो उसको करने की वजह समझ में दरअसल नहीं समझ में आती मुझको। जी। लेकिन अभी फिलहाल का अपडेट दे दे कि जेंसोल इंजीनियरिंग जो है अभी भी 5% के लोअर सर्किट के आसपास कारोबार कर रहा है। 116.54 है जिस रेट लगातार दूसरा दिन है जबकि लोअर सर्किट लगा हुआ है, और कल 122 रुपए के आसपास था और आज 116 रुपए पे पहुंच गया। तो शेयरों का हाल भी, वहां इन्वेस्टर फंसे हैं रियल टाइम, इधर देख लीजिए तो आप ड्राइवर और बाकी कर्मचारी फंसे हैं, और जग्गी तो फंसे ही है, कुल मिला के जांच का सामना कर रहे हैं। जी, तो आप प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।